से महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि स्वर के भेद कितने होते हैं। मजेदार प्रश्न तो यही है, स्वर के भेद। कुछ लोग कहते हैं स्वर के 11 भेद होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं भाई 13 होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं भाई 12 होते हैं, कुछ का मानना है स्वर के भेद 10 होते हैं। ओम साई राम, मैं अंकित तिवारी आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से बहुत सारे विद्यार्थियों के, जफर अंसारी, देव जो थे, ये सारे विद्यार्थी मुझसे कह रहे थे लगातार सर कैसे भी कुछ करके हिंदी की क्लास स्टार्ट कर दो। इन विद्यार्थियों की लिस्ट बहुत लंबी है, एसएससी जीडी के विद्यार्थियों की, तो ना जाने कितनी कॉल्स कितने मैसेजेस, हम थक गए। आखिर में एक ही ऑप्शन बच रहा था कि कक्षा स्टार्ट कर दी जाए। प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा लेट इसलिए थे क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स लगे थे। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो बिल्कुल उसी धुन में एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस कक्षा को स्टार्ट करने वाले हैं। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पढ़ाई के इस दौर में जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। अर्ध सदी की सब भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो। पर्वत को बाजू में तोलो, सोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में। तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बढ़ जयनाद करो, माता पिता का खोया हुआ सम्मान तुम आबाद करो। पीढ़ी तुमको याद करेगी कल स्वर्णिम इतिहासों में, युगों युगों तक महकोगे तुम भारत माँ की सांसों में। ऐसा कुछ कर जाओ पूरा देश देखता रह जाए, देश नहीं भूमंडल का परिवेश देखता रह जाए। ऐसा लगे कि 1.25 अरब की आबादी का दमखम है, ऐसा लगे कि भारत की हर तहजीबों का संगम है। ऐसा लगे कि तुमने देशद्रोहियों को ललकार दिया, ऐसा लगे कि भारत माँ का हर दुश्मन धिक्कार दिया। ऐसा लगे कि शिक्षा का पूरा खेल हिल गया है, ऐसा लगे कि भारत को एक और चाणक्य मिल गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बस आपको चाणक्य की तरह बुद्धिमान, कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य की तरह ही समझदार बनना है और बेहतरीन तरीके से कक्षा को पास करना है। कैसे क्या करेंगे हिंदी की कक्षा की तैयारी, कैसे रहेगा पूरा पैटर्न, तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा है। जैसे कि पढ़ने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक आपने अभी तक हिंदी मुझसे जितना भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, 0 बटा सन्नाटा है, वो सब आपकी बेहतरीन होने वाली है। तो शुरुआत करेंगे हिंदी की कक्षा से। इस हिंदी की कक्षा की शुरुआत के लिए आपको पहले तो याद रखना है, कुछ भी अगर नहीं आता है तो एक पतली सी नोट्स बना लीजिए और उसमें टॉपिक वाइज चीज़ों को लिखते चलिएगा। इसका पहला टॉपिक हिंदी का आता है जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। वर्णमाला का मतलब इंग्लिश में अल्फ़ाबेट से होता है। वर्णमाला जो होती है, इसके ऊपर इसी शब्द पर प्रश्न कैसे आया हुआ है कि बताओ वर्णमाला क्या है, तो सिंपल सा है, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह यही वर्णमाला है। वर्णमाला जो है ये वर्णों का व्यवस्थित समूह है। ये जो वर्ण होते हैं इनसे कई सारे प्रश्न आते हैं, ध्यान से समझना। पहला प्रश्न तो यही आता है कि बताओ वर्ण के भेद कितने हैं, यानी वर्ण के कितने भेद हैं, पार्ट कितने हैं वर्ण के। तो वर्ण के सिंपल से 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, तो वर्ण का पहला पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं स्वर, और दूसरा पार्ट आता है जिसको हम व्यंजन कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में देख रहे होते तो इन्हीं को वॉवेल्स और इनको कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, कोई खास बिल्कुल कठिन नहीं है हिंदी, बस हमारे दिमाग का फेर है। अगर आपसे कोई कहे आप हिंदी की तैयारी कैसे कर रहे हैं, तो बिल्कुल जीवन से कर रहे हैं। जब से जन्म हुआ तब से हिंदी ही तो बोल रहे हैं, बस वो हिंदी हमारे पास अभी तक उस लेवल की नहीं पहुंची जिससे हमें पेपर के लिए तैयार करना है। तो बस वही लेवल तो आपको सीखना है, कुछ कठिन थोड़े ना है। तो बस सीखते चले जाइए एक एक पॉइंट करके। स्वर जो होते हैं इनमें सबसे पहला प्रश्न आता है कि बताओ स्वर कब 11 होते हैं, कब स्वर 13 होते हैं, कब स्वर कुल मिलाकर के 12 हो जाते हैं और कब स्वर 10 हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थी, पहला तो प्रश्न स्वर पर आता है कि स्वर आखिर हैं क्या। तो हिंदी में अगर आप स्वर की बात करें तो ये स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। स्वतंत्र ध्वनियाँ का मतलब यानी इन पर किसी का दबाव नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं। इनमें किसी अन्य अक्षर का छेड़खाड़ नहीं होता, इनमें किसी अन्य अक्षर का सहयोग नहीं होता। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं तथा मौखिक रूप से स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं। इसके बाद फिर आता है व्यंजन। व्यंजन को बद्ध अक्षर भी कहते हैं। बद्ध का मतलब बंधे हुए अक्षर। ये किससे बंधे हुए हैं, तो स्वरों से बंधे हुए हैं। प्रत्येक व्यंजन में एक स्वर का होना आवश्यक है। तो व्यंजन और स्वर में अंतर समझ में आ गया क्या है।
स्वर स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, जबकि व्यंजन जो होते हैं बद्ध अक्षर होते हैं। स्वरों में किसी अन्य अक्षर का सहयोग नहीं लिया जाता, स्वतंत्र रूप से बोले जाते। व्यंजन में सहयोग लिया जाता। व्यंजन जो होते हैं बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते, यानी इनमें एक स्वर का होना आवश्यक है और वो छोटा आ ही होता है बेसिकली तौर पर अगर देखा जाए। आपको अगर स्वर देखना है तो ये जैसे छोटा आ है, आप जानते हैं इसमें किसी दूसरे अक्षर का कोई योगदान नहीं, स्वतंत्र है। जबकि अगर व्यंजन में आए तो का आप जानते हैं ये एक ऐसा अक्षर है, ये एक ऐसा व्यंजन है जो दो वर्णों से मिलकर के बना है, का और आ। यानी यहाँ पर जो ये छोटा आ दिख रहा है यही बद्ध अक्षर का काम कराता है इस पूरे का से। कॉन्सेप्ट को जरा समझना, तो ये पूरा वर्णमाला का एकदम बेसिक से शुरुआत है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? तो वर्ण के भेद दो होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और वर्ण के दो भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? तो स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, इनमें किसी दूसरे अक्षर का कोई प्रभाव नहीं होता। व्यंजन बद्ध अक्षर होते हैं जो दूसरी ध्वनियों के सहयोग से बोले जाते हैं, यानी इनमें एक स्वर का होना आवश्यक है। अब प्रश्न आता है फिर स्वर क्या है और इसके कितने भेद होते हैं? तो एक एक को पकड़ते चलिए। स्वर ध्यान से समझिए। सब प्रश्न आपने भी बार बार सुना होगा कि बताओ रचना के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। कंफ्यूजन बहुत होता है, तो इसको सिंपल सा एक पॉइंट में तैयार कर लीजिए कि अगर कभी आपसे कोई पूछे कि परंपरागत, इसके साथ दूसरा पॉइंट आ जाए कुल स्वरों की संख्या या प्राचीन समय में स्वरों की संख्या। ध्यान से समझना, इसके आधार पर स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो हमेशा आपको 13 लगानी है। ध्यान रखना, कुल स्वरों की संख्या, परंपरागत स्वरों की संख्या 13 कौन कौन से हैं? तो सभी स्वर इसमें आ जाते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, इसके साथ बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके साथ री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आहा। ये इसमें सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये स्वर जो है ये 13 हैं कुल। इसके साथ लेकिन अगर कभी आपसे कोई पूछे कि बताओ संस्कृत के आधार पर, इसके साथ देवनागरी लिपि में, इसके साथ लेखन के आधार पर, रचना के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसके आधार पर स्वर की संख्या 11 होती है। यही प्रश्न सारे के सारे प्रश्न में आते हैं कि बताओ रचना के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है? आप धोखे से 13 लगाते हैं। देवनागरी लिपि, संस्कृत, हिंदी, लेखन, रचना, उच्चारण, इन सब के आधार पर स्वर की संख्या जो होती है वो 11 होती है, याद रखिएगा। भोलानाथ त्रिपाठी नामक एक हिंदी के बड़े कवि हैं और हिंदी के एक बड़े लेखक हैं। भोलानाथ त्रिपाठी का अगर कभी नाम दे दिया जाए, यहीं पर समझ लीजिए, भोलानाथ त्रिपाठी। भोलानाथ त्रिपाठी के अनुसार स्वर की संख्या जो है वो 10 है। वो कौन सी है? तो इसमें इन्होंने री से ऋषि को स्वर नहीं माना था। प्यारे बच्चे, इन्होंने ध्यान से समझना, यहाँ पर संस्कृत, देवनागरी, रचना, लेखन, उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या 11 है। इसमें अंग और आहा को स्वर की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, यानी यहाँ पर अंग और आहा को स्वर नहीं माना गया था। यहाँ पर री से ऋषि को भी भोलानाथ त्रिपाठी ने स्वर नहीं माना, इन्होंने इसको भी स्वर से बाहर कर दिया। इन्होंने कहा ऋषि लिखना है तो चाहे ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, अंतर क्या है? ये वाला ऋषि इन्होंने गलत माना था। इन्होंने कहा रा से काम चल सकता है, ज़्यादा शब्दों को नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा वर्णों को नहीं लेना चाहिए। तो इस आधार पर भोलानाथ त्रिपाठी के अनुसार स्वर की संख्या जो है वो 10 है, हमेशा टिक करना। अगर कह दे कभी कि बताओ परंपरागत कुल स्वरों के साथ अगर आगत स्वर को मिला लिया जाए, ध्यान रखना, आगत स्वर, आगत व्यंजन तो आप पढ़ते हैं, लेकिन आगत स्वर की अगर बात की जाए तो आगत स्वर एक ही है, डॉक्टर वाला। ध्यान रखना, ये वाला आ, ये हमने ब्रिटेन से लिया है, यानी इंग्लैंड से लिया है। इंग्लैंड से लेने के कारण इसको आगत स्वर कहा जाता है। अगर इन सब में परंपरागत स्वरों में आगत स्वर को जोड़ दिया जाए तो स्वरों की संख्या 14 हो जाती है। अगर संस्कृत, देवनागरी लिपि या रचना, लेखन, उच्चारण में इसको जोड़ दिया जाए तो फिर इनकी संख्या भी बढ़कर 12 हो जाती है। अगर कभी भी भोलानाथ त्रिपाठी में भी अगर कभी भी आगत स्वर को जोड़ दिया जाए तो स्वर की संख्या जो है वो 11 हो जाती है। ध्यान रखना, आगत स्वर अलग ही अपना एक स्वरूप रखे हुए। तो कैसी लगी आपको जानकारी? ये बेसिक सी जानकारी थी जिसमें आप हिंदी का एक छोटा सा टॉपिक स्वर के भेद पढ़ रहे थे।
सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपको हिंदी की पूरी कक्षा चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ज़्यादातर दोस्तों में अपने शेयर करिए। ऐसे ही हिंदी का किंग नहीं कहते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ही ना। तो प्यारे विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है उन सभी से आज इस बात की कह सकते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आप सभी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और धमाकेदार तरीके से पूरी हिंदी तैयार करिए। चाहे वो यूपी लेखपाल की हो, चाहे यूपी वीडियो की हो, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या वनडे एग्जाम पेट की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए ये हिंदी की कक्षा अति आवश्यक है। तो सभी विद्यार्थियों धुन लगा करके पढ़ाई करिए, जी जान से पढ़ाई करिए। हिंदी के लिए फिर से हम वापस आए हैं तो कुछ ना कुछ आपको बेहतर दे करके ही जाएंगे। बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।